कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो थोड़ी बेसिक आपको पैथोलॉजी फिजियोलॉजी आनी चाहिए उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जिसमें हमने कल देखा कि किस तरीके से आपका कार्डियोमायोसाइट जिसके अंदर में कैल्शियम चैनल लोकेटेड है, दो टाइप के। कौन कौन से दो तरीके के कैल्शियम चैनल थे? एल टाइप और टी टाइप के, दो टाइप। और मैंने बोला था कि आपको देख के आना है कि किसी भी एक्साइटेबल टिश्यू में, किसी भी नॉर्मली जो आयन चैनल्स होते हैं जो इसमें भी रहेंगे, कौन से होते हैं? बोलते जाओ, चलो बोलोगे आप, मैं करते जाऊंगा। फॉर एग्जांपल समझो ये कार्डियोमायोसाइट है, भले ही रहता सिलेंड्रिकल है, मैं ऐसे ही ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो बोलो पहला चैनल वोल्टेज गेटेड, पूरा सिर्फ सोडियम नहीं बोलोगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसी को दूसरा नाम फास्ट सोडियम चैनल, क्योंकि ये जब खुलेंगे तो सोडियम की एंट्री बहुत फास्ट होने वाली है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फास्ट सोडियम चैनल। दूसरा सेकंड चैनल पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तीसरा चैनल बोलो पोटेशियम लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स। और बोलो, हाँ बोलो, बोलते जाओ। नेक्स्ट सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, जो हर सेल में रहते हैं। मेरे बॉडी के हर सेल में सोडियम को अंदर सोडियम को बाहर देने वाले, क्योंकि सोडियम इज व्हाट, एक्स्ट्रा सेलुलर ना, तो सोडियम बाहर जाए और पोटेशियम अंदर आए, बराबर है। सोडियम इज एक्स्ट्रा सेलुलर ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर है तो उसकी जगह सेल्स के बाहर है, इसलिए सोडियम बाहर जाए और पोटेशियम अंदर आए। अंदर वाला अंदर रहे, बाहर वाला बाहर रहे। पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर आयन ना, तो ये 80 पेजेस, कौन से 80 पेजेस? सोडियम पोटेशियम 80 पेजेस रहते हैं, बराबर है। तो मिनिमम इतने चैनल तो हर एक्साइटेबल सेल्स में रहेंगे। एडिशनली कल हमने देखा था हार्ट मसल की खासियत, बाकी हमारे स्केलेटल में भी कैल्शियम चैनल होते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली इनका रोल ज्यादा है। क्यों? मैंने कल बताया, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए डीपोलराइजेशन ज्यादा लगेगा। तो हम देखेंगे, तो भैया आपका एक चैनल, यानी कौन से दो टाइप के चैनल जो हम अभी देख रहे हैं, सो दैट आर व्हाट योर कैल्शियम चैनल्स। यहाँ अभी अब मैं दोनों टाइप के नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि स्कीमेटिकली है ना। तो वी हैव कैल्शियम चैनल्स एडिशनल, कल हमने देखा था एल और टी टाइप के दो रहते हैं। एल कहाँ रहता है? सार्कोलिम्बल इन्वेजिनेशन पे, टी ट्यूब्यूल पे, और टी कहाँ रहता था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहता था ना, बिल्कुल पास पास रहते थे दोनों। या बेटा, तो भैया हमने ये कल देखा हुआ था कैल्शियम चैनल से। अब तो ये स्कीमेटिकली कि भैया एक डब्बा निकाल के दिखा रहा हूं, उस डब्बे में मैंने ये कोई भी सेल हो, अब हार्ट की बात कर रहे तो कार्डियोमायोसाइट पकड़ लो, तो भैया इतने चैनल्स तो रहने ही रहने हैं। अब जब शांति से ये सेल बैठा है, शांति से का बैठने का मतलब इसमें कोई एक्शन पोटेंशियल चल नहीं रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल नहीं रही, ये रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग, शांति से बैठा है, कोई हलचल इसमें नहीं है। तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसे हम आरएमपी कहते हैं, वो निगेटिव रहता है। क्या रहता है? निगेटिव। उसका रीजन भी है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके कार्डियोमायोसाइट का -90 मिलीवोल्ट रहता है। आपके कार्डियोमायोसाइट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट रहता है। अब इसका भी कुछ रीजन है, क्योंकि आपको पता है भैया सोडियम और एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, सोडियम जो है वो क्या है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कटायंस है, मेजर कटायंस जिसे हम बोलते हैं, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर है और पोटेशियम इंट्रा सेलुलर है ना, बराबर। सोडियम बाहर रहते हैं ज्यादा, सोडियम के साथ क्लोराइड भी बाहर रहते हैं ज्यादा, कैल्शियम भी बाहर ज्यादा रहते हैं। ओरिजिनली ये सब बाहर रहने चाहिए, पोटेशियम अंदर रहना चाहिए ज्यादा अमाउंट में, बराबर। अब इसमें चलो सोडियम बाहर है यानी ये भी पॉजिटिव है, अंदर भी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी तो दोनों साइड है। फिर क्यों मेरे मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -90 है? तो उसके पीछे रीजन है ये कौन से? पोटेशियम लीकी चैनल्स। द पॉजिटिव आयंस आर लीकिंग आउट कंटिन्यूअसली,
through this potassium leaky channel, they are diffusing out continuously. So outside it is positive, inside it is positive, but positivity is leaking out. तो रिलेटिव नेगेटिव बोलते थे, याद आ रहा है? कैथोड एनोड वगैरह करते थे कि नहीं? तो एक्स्ट्रा सेलुलर कटायन ज्यादा है, पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो बाहर पॉजिटिविटी आई, मतलब रिलेटिवली सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, बराबर। इसलिए एट रेस्ट जो मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना रहेगा? -90 मिलीवोल्ट। एंड क्रेडिट गोज टू व्हिच चैनल्स? पोटेशियम लीकी चैनल्स, बराबर है। माने एट रेस्ट माय सेल इज परमिएबल टू ओनली पोटेशियम आयंस, ओनली पोटेशियम आयंस एट रेस्ट, बराबर। अब यहां से खेल की शुरुआत होने वाली है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या होगा मेरे कार्डियोमायोसाइट में? देखो, आपको पता है कि हार्ट में जो आपका एसए नोड होता है, वहां से वो पेसमेकर है ना, इंपल्स वहीं से जनरेट होती है, और बाकी जो कार्डियोमायोसाइट्स है वो कंडक्ट करते हैं, मतलब एक कार्डियोमायोसाइट दूसरे कार्डियोमायोसाइट को देगा, इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। बिकॉज कल हमने देखा था दो कार्डियोमायोसाइट्स के बीच में क्या होता था? गैप जंक्शन होता था, जिससे आयोनिक करंट यानी आयोनिक मूवमेंट्स हो सकती है, एक से दूसरे में मूवमेंट ऑफ आयंस हो सकती है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिकली ये कनेक्टेड वाली सिस्टम हो गई। लेकिन भैया किसी ना किसी को तो पहले इंपल्स मिलेगी ना, पहले किसी ना किसी में इंपल्स आएगी, तभी तो वो कंडक्ट होके जाएगी। तो शुरुआत कौन करता है आपका? एसए नोड करता है। एसए नोड में ये जो आपके अभी हमने देखे कार्डियोमायोसाइट में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ना, वो एसए नोड में नहीं रहते। उल्टे एसए नोड में एक अलग तरीके के सोडियम चैनल्स होते हैं, जिन्हें फनी चैनल्स कहते हैं। फनी क्यों कहते हैं? बिकॉज दे एक्ट एट वेरी लो वोल्टेज, मतलब के नॉर्मली जो कार्डियोमायोसाइट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 होता है, बराबर, ये जो रहेगा इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्लाइटली अप रहेगा, जिससे जल्दी एक्साइट हो सकते हैं, मतलब लेस नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा। किसका? फनी चैनल्स का। फनी चैनल्स का जो पोटेंशियल, मतलब वो जो सेल्स रहेंगे वहां पर जो चैनल्स रहेंगे फनी चैनल्स, उनको जो वोल्टेज चाहिए, दैट वोल्टेज इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर्ड टू द वोल्टेज इन नॉर्मल कार्डियोमायोसाइट। मतलब वो थोड़े बहुत पॉजिटिव से भी एक्साइट हो जाएंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी वो लेस नेगेटिव है, तो उनको थोड़े बहुत भी पॉजिटिव मिल गए तो वो एक्साइट हो जाएंगे। तो इसलिए फनी है ना, वो स्पॉन्टेनियसली इंपल्स को जनरेट कर सकते हैं, बाकी इतने स्पॉन्टेनियसली नहीं कर पाएंगे। तो चलो उसका कंसेप्ट भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये समझो कि भैया ये स्पॉन्टेनियसली इंपल्स जनरेट करते हैं, इसलिए तो पेस मेकर कहते हैं ना, ये प्राइमरी पेस मेकर। इससे जो भी कार्डियोमायोसाइट्स यानी सेल्स है मेरे मायोकार्डियम के, उनके ऊपर ये इंपल्सेस जाएंगी, उन सेल्स के ऊपर ये इंपल्सेस जाएगी, और एक सेल से दूसरे सेल में प्रोपोगेट होने के लिए गैप जंक्शन तो है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी तो है, बराबर। तो शुरुआत तो समझो ऐसे नोड से इंपल्स किसे मिल गई, तो पहले जो चेंजेस आएंगे वो इस सेल में आएंगे, और बाद में यही प्रोपोगेट दूसरे सेल में होंगे, बराबर। तो पहला सेल पकड़ लो कोई एक है जिसमें चेंजेस आएंगे, और उस सेल में जैसे अभी हमने देखा था वैसे ही एक सेल में ड्रॉ कर देता हूं, समझो ये यही सेल है, और इसमें वो सारे चैनल्स है जो अभी हमने देखे थे, राइट फ्रॉम voltage gated sodium to voltage gated potassium to sodium potassium ATPases to potassium leaky channels, and special ones are your calcium channels। L और T दो टाइप के रहते हैं, but we are showing it as a calcium channel only now here। तो मेरा सेल शांति से बैठा है -90 मिली वोल्ट पे, मतलब उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्ड भी यूज होता है, TMP या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्ड भी यूज होता है। कितना है? -90 मिली वोल्ट। शांति से बैठा है, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, सोडियम बाहर है, पोटेशियम अंदर है, पोटेशियम कंटिन्यूअसली डिफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए वो निगेटिव पे बैठा हुआ है। क्लियर है? अब शुरुआत होगी, मतलब इसके पास एसए नोड से इंपल्स आई। नाउ इंपल्स मींस सोडियम चैनल, सोडियम आयंस। इंपल्स मींस सोडियम आयंस। तो ये इंपल्स जब आएगी तो ये इंपल्स बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम को लाएगी, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम नहीं आएगा। मतलब एसए नोड से इस सेल में
समझो यहाँ पर भी कोई गैप जंक्शन में यहाँ दिखा देता हूं, है ना, ऐसे नोड का ये सेल है, समझो ये ऐसे नोड का सेल है, यहां से थोड़े बहुत सोडियम यहाँ ट्रिकल हो गए, थोड़े बहुत सोडियम हुए ना, क्योंकि ऐसे नोड एक्साइट हो गई थी, ऐसे नोड के अंदर पॉजिटिव आयंस आ चुके थे, वो फनी चैनल से आते हैं, यहाँ भाई वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल नहीं होते, फनी करंट कहते हैं उसे, फनी करंट, मच लेस निगेटिव पोटेंशियल पे रहने वाला, जिसको थोड़े बहुत भी सोडियम आ जाए तो तुरंत ये सोडियम की एंट्री अलाउ कर दे, ऐसे वाला चैनल है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी है इसके अंदर, तुरंत एक्साइट हो जाता है, तुरंत सोडियम की एंट्री अलाउ कर देता है, जिसमें से कुछ सोडियम समझो इसके अंदर अब आ गए, अब थोड़े बहुत सोडियम के आने से जो मेरा -90 में बैठा हुआ सेल है वो थोड़ा पॉजिटिव होगा, थोड़े बहुत सोडियम है ना, ट्रिकल हुए, स्ट्रॉन्ग करंट नहीं, ये ट्रिकल हुए ना, समझे, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव यानी लेस निगेटिव, तो भैया इसकी निगेटिविटी थोड़ी कम हुई, मतलब ये थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ से -55 टू -60 या 65 तक चले जाता है, -55 टू 60 तक चले जाता है, इसमें थोड़े बहुत सोडियम एडजेसेंट सेल के थ्रू गैप जंक्शन से आने के कारण। अब जैसे ये -60 या 65 के आसपास गया, 55 टू 60 बोलते हैं कुछ, इसमें आपको -65 मिलेगा, तो एक रेंज होती है उसकी, तो आपका ये पोटेंशियल जैसे ही आया वैसे आपके वो चैनल कौन से, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वो वोल्टेज गेटेड है, मतलब दे रिक्वायर पर्टिकुलर वोल्टेज, किस वोल्टेज पे वो खुलते हैं, किस वोल्टेज पे, अराउंड -55 टू -65 पकड़ सकते हैं, उस वोल्टेज पे वो खुलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग यानी फास्ट सोडियम चैनल्स है ना, मतलब ये कोई ट्रिकल ट्रुकल थोड़ी करेंगे ये फनी की तरह, ये फनी थोड़ी है, ये ट्रिकलिंग वाला काम नहीं करते, बल्कि ये तुरंत जैसे खुल गए तुरंत एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम को अंदर लाना शुरू कर देंगे, यानी अंदर सोडियम भरने लग जाएगा, है ना, इस चक्कर में आई विल ड्रॉ इट साइड पे, देखते हैं यहां पर, इस चक्कर में लेट्स इरेज दिस वन, ये -90 पे जो बैठा था ये पहले गया थोड़ा सा -55 टू -65 पे, जहां कौन खुल गया आपका सोडियम, अंदर सोडियम आने के कारण अब पॉजिटिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इट विल बी लेस निगेटिव, पहले कहीं तो भी एक जीरो भी आएगा ना, ये जीरो को क्रॉस करके +10 तक चले जाता है, कहां तक चले जाता है, +10 तक, माने निगेटिविटी, क्योंकि अंदर धड़ल्ले से सोडियम भरना शुरू है, तेजी से सोडियम भरना, समझ रहे हो, और जैसे यहां पर ये पहुंचेगा, यहां पर ये पहुंचेगा, यहाँ सोडियम चैनल्स के इनएक्टिवेशन गेट, मतलब दो गेट होते हैं उस चैनल में, अगर कल आप थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो तो, एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट, है ना, अब मैं सिंपली क्योंकि उतने उसके स्ट्रक्चर में जा, मैंने पहले ही बताया कि जो काम का है उतना मुझे बताना पड़ेगा, कल ही मैंने बात की है, मेडिसिन करना है, फिजियो और पैथो में घुसना नहीं है, तो जो रिलेटेड टू सिस्टम में पैथोलॉजी से जरूरी चीज रहेगी, मेडिसिन से जरूरी कंसेप्ट रहेंगे, उतना ही हम डिस्कस कर पाएंगे, और मैंने आपको ये चीज बोली थी कि रोज मैं होमवर्क दूंगा, उतना आपको करके आना है, इस बैच से मैंने वो शुरू किया है, क्योंकि जब तक मैं कोई टारगेट नहीं दूंगा और आप सिंसियरली वो करोगे नहीं, ना आपको आदत लगेगी, ना आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप अपने आप होगी, समझे, तो वो उतना एक सिंसियरली, भले थोड़ा बहुत ही दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं देने वाला हूँ, आजकल तो यूट्यूब पे वीडियो भी आते हैं, तुरंत देख लिए 10 मिनट के वीडियो में कंसेप्ट क्लियर, इतना तो कर ही सकते हो ना, अगर मैं कोई टॉपिक दूं तो एक 10 मिनट का वीडियो देखना तो उतना तो लागू है, वैसे तो करना आपने 1 घंटे के लिए चाहिए, बट मैं चलो अब मुझे आदत लग गई है, बच्चों को ही स्ट्रेस कम दे दो, वरना बच्चे ही कम हो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है, स्ट्रेस घेण्या लायकीचे आपले पोरं राहिले नाही, जनरेशन हळूहळू कमजोरी होते जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, किसमें प्रॉब्लम वो नहीं समझ रहा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है, तो वो नाउ इट्स की मैं आपके लिए शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ, वैसे तो मैं ढूंढना नहीं चाहिए, तो सोडियम अंदर आए, धड़ल्ले से सोडियम अंदर आने लग गए, और ये सोडियम ने क्या कर दिया, इस सेल मेम्ब्रेन को जो इनिशियली निगेटिव था पॉजिटिविटी की तरफ लेके गया, बराबर, एट दिस पोटेंशियल योर सोडियम चैनल विल बी इनएक्टिव से, मतलब बंद होने लग जाएंगे, बराबर, और इसी पोटेंशियल पे आपके दूसरे चैनल खुलेंगे, जिनका नाम था आपके कौन से चैनल, पोटेशियम चैनल थे ना, पोटेशियम चैनल खुलेंगे, एक्टिव वाले यानी फास्ट वाले, वोल्टेज गेटेड वाले खुलेंगे, और जैसे ये खुलेंगे, जैसे ये खुलेंगे दे विल ट्राई, क्योंकि पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर आयन ना,
सो यहां से पोटेशियम क्या होगा, इफ्लक्स, यानी ये तेजी से लेके जाने वाले है ना, ये लीकी थोड़ी है। जो हम लीकी वाले देखते थे वो तो रेस्टिंग मेंटेन करने वाले थे ना, धीरे धीरे डिफ्यूज करने वाले, जिससे मेरा सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -90 पे रहता था। अब भैया ये लीकी नहीं है ना, तो ये तेजी से पोटेशियम को बाहर लेके जाएंगे, जिससे मेरा सेल जो ऑलरेडी पॉजिटिविटी पे पहुंच चुका है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन आउटसाइड ना, द सेल विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोटेंशियल। सो तुरंत ये बात इधर नीचे जाने लग जाएगी। लेकिन जैसे ये बात नीचे जा रही है, इससे अराउंड जीरो जब बात आ जा रही है, अराउंड जीरो जब बात आ रही है, तब ये खेल होगा। क्योंकि जब डीपोलराइजेशन का मतलब है जब निगेटिव पे मेरा सेल था, तो पॉजिटिव आयंस के अंदर आने के कारण वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग गया। दिस इज व्हाट रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ना। सो डीपोलराइजेशन, निगेटिव का पॉजिटिव होना। तो डीपोलराइजेशन जब हो रहा था, तो समवेयर बीच में यहां कहीं तो भी एक -40 भी आ गया ना, -40 मिलीवोल्ट का भी तो एक जंक्शन आएगा ना। इस -40 पे कैल्शियम चैनल खुल गए थे। क्या खुल गए थे? कैल्शियम चैनल। और आपको पता है कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, कैल्शियम चैनल खुलेंगे तो कैल्शियम अंदर आने लग जाएगा, कैल्शियम अंदर आने लग जाएगा ना। कैल्शियम चैनल के खुलने से कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है। पहले ही सोडियम अंदर आ रहा था तो डीपोलराइजेशन हो ही रहा था, अब कैल्शियम खुल गए थे तो और डीपोलराइजेशन ही बढ़ रहा है ना, पॉजिटिविटी अंदर आ रही है कि नहीं। इस कारण से मेरा सेल तो पॉजिटिव की तरफ और तेजी से गया ना, रैपिड डीपोलराइजेशन हुआ था। लेकिन जैसे सोडियम चैनल यहाँ रुक गए, मतलब सोडियम की एंट्री रुक गई, पोटेशियम का आउटफ्लक्स शुरू हो गया, और पोटेशियम बाहर जाना शुरू है, लेकिन कैल्शियम का अंदर आना रुका। लेकिन जैसे पोटेशियम खुलेंगे वो तेजी से पोटेशियम लेके जाएंगे, इसीलिए अर्ली फेज में पोटेशियम तेजी से बाहर जाने के कारण, पोटेशियम तेजी से बाहर जाने के कारण क्या होगा, ये इस तरीके से निगेटिविटी की तरफ जाने लग जाएगा। क्योंकि जब शुरुआत में चैनल खुलेंगे तो बहुत फास्ट एक्शन रहेगी, तो कैल्शियम का अंदर आना इससे ज्यादा पोटेशियम का बाहर जाना होगा, इस वजह से जाएगा तो निगेटिविटी की तरफ ना। जितने तेजी से कैल्शियम अंदर नहीं आ रहा है, उतने तेजी से पोटेशियम बाहर जा रहा है, मतलब सेल निगेटिविटी की तरफ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो भैया लेकिन जीरो पे जैसे बात आ जाएगी, वैसे ही इसका आउटफ्लक्स, किसका आउटफ्लक्स? आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम विल बी बैलेंस्ड बाय इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। नीदर पॉजिटिव आर लिविंग नॉर कमिंग वाली बात हो गई। अच्छा, लीव तो कर रहे हैं, लेकिन जितने लीव कर रहे हैं उतने ही अंदर आ रहे हैं, तो इनफ्लक्स विल बी इक्वल टू आउटफ्लक्स ना। सो आउटफ्लक्स ऑफ potassium will be balanced by influx of calcium, and eventually there will be no change in membrane potential. Eventually there will be no change in membrane potential. बराबर। और भैया जब नो चेंज हो रहा है, मतलब इसे प्लेटू कहते हैं। प्लेटू यानी कोई फ्लक्चुएशन नहीं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के जैसा होना, प्लेटू। ये बड़ा जरूरी है। और ये हुआ क्यों? तो इन कैल्शियम चैनल के कारण। ये मेरे स्केलेटल मसल में नहीं हो पा रहा है ना, ये मेरे न्यूरॉन में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम चैनल यहाँ पोटेशियम का आउटफ्लक्स बैलेंस कर रहे हैं। तो मतलब मेरा सेल डीपोलराइज स्टेट में ज्यादा देर तक रह रहा है, वो रिपोलराइजेशन की तरफ लौट, डीपोलराइज स्टेट में रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया। आप देखोगे डीपोलराइजेशन से ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर होने को देखेगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यही तो खासियत है मेरे मायोकार्डियम की, कि इतना सा दिल जो आपके स्काल्प से लेके आपके टो तक खून को फेंक रहा है, 250 ग्राम का ये दिल इतना मस्कुलर, इतना पावरफुल क्यों पंप कर पाता है? तो बिकॉज ये एडिशनल कैल्शियम चैनल डीपोलराइज स्टेट को इजीली रिपोलराइज होने। तो हियर आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम विल बी बैलेंस्ड बाय इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, बराबर, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। अब जैसे भैया ये बैलेंस हो गया, बराबर, अब कहीं तो भी यहाँ कैल्शियम चैनल बंद होने लगेंगे। अब भैया पोटेशियम को बाहर जाने से रोकने वाला, कोई बैलेंस करने वाला बचेगा क्या? वंस कैल्शियम चैनल्स आर क्लोज्ड, देयर विल बी रैपिड रिपोलराइजेशन। क्या होगा? रैपिड
रिपोलराइजेशन, देयर विल बी रैपिड रिपोलराइजेशन। रैपिड है भैया, इतना फास्ट रिपोलराइजेशन होगा, इवन -90 पे रुकना चाहिए था। पोटेशियम इतने फास्ट बाहर जाएंगे कि जैसे आप पल्सर 220 डिस्क ब्रेक, लेकिन स्पीड गाड़ी की 200 180, लगाओगे ब्रेक तो लगेगा नहीं लगेगा, थोड़ा तो आगे जाएगी घसीटते हुए। इतने तेजी से अगर पोटेशियम बाहर जा रहा है तो इवन ये सिर्फ पोलराइज माने वापस रीपोलराइज नहीं होता, तो हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है, यानी से निगेटिविटी और बढ़ जाए, समझो -100 तक चली। रुकना कहां था? -90, लेकिन कहां चला गया? -100 पे, मतलब जरूरत से ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल गया, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। और यहीं पे खेल शुरू होता है आपके उन चैनल का जो हर सेल में है और बोलते हैं भैया हम सोडियम और पोटेशियम के इंटरनल और एक्सटर्नल जो बैलेंस है उसे बनाने के लिए ही तो हर सेल में बैठे। कौन है वो? अंदर का अंदर आए, बाहर वाले बाहर हो जाए, और ऐसे हो जाए कैसे? 3:2, 3 सोडियम के बदले 2 पोटेशियम, ताकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कोई फर्क ना पड़े और लेन देन होके अंदर का अंदर आ जाए और बाहर का बाहर भी चले जाए, और मेरा सेल पहले जैसा था वैसे ही वापस हो जाए, यानी पहले वाला पोलैरिटी -90 वाली वापस रिगेन हो जाए, बराबर। और जो एक्सेस बाहर गया हुआ पोटेशियम उसे मैं अंदर ला लूं, और जो अंदर आके बैठा है सोडियम उसे मैं वापस बाहर ले जाऊं। इस प्रोसेस में हुआ क्या था? बाहर वाले अंदर आ गए थे और अंदर वाले बाहर चले गए थे, जो कि मेरे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली सिचुएशन नहीं थी ना। नॉर्मली पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर आयन और सोडियम एक्स्ट्रासेलुलर, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम बनाने का काम सोडियम पोटेशियम 80 पेजेस करेंगे, बराबर। और वो हाइपरपोलराइजेशन को भी बैलेंस कर लेंगे, एक्सेस जो बाहर चले गया था उसे अंदर ला लेंगे उस पोटेशियम को, बराबर। और आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन भी बैलेंस कर लेंगे, यानी सोडियम बाहर चले जाएगा और पोटेशियम, और मैं जहां था वहां पर आ गया वापस से, बराबर। सो देखो ये पहली जो फेज हुई थी जिसमें जो मेरा सेल -90 पे था वो डीपोलराइज्ड यानी पॉजिटिव हुआ, तेजी से देखो पूरा डीपोलराइज्ड हो गया, पॉजिटिव हुआ ना। सो दिस इज फेज ऑफ डीपोलराइजेशन, इसे फेज 0 कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज 0, बराबर। ये जो फेज है दिस इज, इसको कलर भी वही रखते हैं, दिस फेज दैट इज फेज ऑफ early repolarization, this is phase of rapid repolarization and this is phase of early repolarization, इसे क्या कहेंगे? फेज 1। जो प्लेटो वाली फेज है, इस प्लेटो वाली फेज को हम कहते हैं फेज, बोलो, 2। जो रैपिड रिपोलराइजेशन वाली फेज है, रैपिड रिपोलराइजेशन वाली फेज है, इसे कहते हैं फेज, बोलो, 3। और जो रेस्टिंग है, देखो जो आई आखिर में, शुरुआत यहां से भली की थी लेकिन हर सेल कंटिन्यूअस एक्टिविटी कर ही रहा है ना, ऐसा आपको सिखाने के लिए वो शांति से बैठा नहीं है ना, तो मतलब वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी कर रहा है, तो भले ही ये आखिरी आई ना, अब वापस से यही साइकिल शुरू हो जाएगी रेस्टिंग से। सो दिस इज योर फेज 4, फेज 4। तो एक्शन पोटेंशियल 4 फेजेस में चलेगा। फेज 0 is of rapid depolarization, फेज 1 इज अर्ली रिपोलराइजेशन, अर्ली क्योंकि थोड़ा सा हुआ, बट बाद में कैल्शियम के इनफ्लक्स ने पोटेशियम के आउटफ्लक्स को बैलेंस कर लिया। सो फेज 2 इज योर प्लेटो फेज, है ना, वेयर हार्ट इज डीपोलराइज्ड फॉर प्रोलॉन्ग टाइम ना, और देन फेज 3 दैट इज रैपिड रिपोलराइजेशन, एंड अल्टीमेटली लास्ट फेज इज फेज 4, मतलब ये है आपकी फेज 4। लास्ट फेज जब रेस्टिंग में आता है तो फेज 4, क्योंकि इसके पहले भी तो यही कहानी चली होगी ना, ऐसे यही कहानी चली होगी ना, ऐसे ही चलते जाएगी ना कंटिन्यूअस, बराबर। सो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन एक सेल से, क्यों देखो, जब सेल के इस सेल के अंदर सब पॉजिटिव था, मतलब जब सेल डीपोलराइज था, डीपोलराइज होने के पहले सेल के अंदर सब पॉजिटिव था ना, सोडियम आ चुके थे बहुत,
उसी टाइम, और इवन कैल्शियम भी आए थे, लेकिन मेनली सोडियम ही, जो सोडियम आए थे वो ट्रिकल होके इसके बाजू वाले सेल में चले जाएंगे गैप जंक्शन के थ्रू, ट्रिकल हुए ना, मतलब अब बाजू वाले सेल में यही कहानी, ये रेस्टिंग में बैठा है, ये -55 पे जाएगा, इसके वोल्टेज गेटेड खुलेंगे, ये डिपोलराइज होगा, इसमें अर्ली डिपोलराइजेशन होगा, इसमें प्लेटू आएगा, इसमें रैपिड रिपोलराइजेशन होगा, ये सब इसमें भी होगा ना। और जब ये डिपोलराइज्ड है पूरा, तब ये और अपने बाजू वाले को दे देगा सोडियम गैप जंक्शन के थ्रू, फिर इसमें भी वो कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये कहानी किसी एक सेल तक नहीं है, ना कि किसी सेल मेम्ब्रेन तक है, मतलब अल्टीमेटली पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन तक है। तो अगर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे रहे या एक सेल पे रहे तो उसे मैं लोकल पोटेंशियल बोलूंगा, क्या बोलूंगा? But this potential is not local, it is traveling throughout the myocardium. So this is in action. So this is called as action potential. क्या कहते हैं इसे? Action potential. Wave of, remember, wave of depolarization followed by wave of repolarization. Positives are coming in, depolarization. Positives are going out, repolarization. Wave of depolarization followed by wave of repolarization, which is traveling along the membrane throughout the myocardium. It is nothing but action potential. This is your electrical impulse, that is movement of charges, that you called current. मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन मोशन सीखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबने 12th में 11th में जब भी था, है ना, सीखा था कि नहीं सीखा था? मूवमेंट, बैटरी, एसिड, गीसिड सब सीखा हुआ है। तो भैया जब व्हेन चार्जेस आर इन मूवमेंट इट इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक इंपल्स। मतलब अगर मैं इस मायोकार्डियम को इधर में वोल्टामीटर लगा दूं, वोल्टोमीटर मतलब जो बैटरी वाला रहता है, एग्जांपल, आप कोई मायोकार्डियम निकाल के तो नहीं लेके जाएगा ऐसे करने, है ना, नहीं साहब मेरा दिल लो, चार्ज है क्या देखो, डिस्चार्ज तो नहीं है ना। सो अगर कंसेप्चुअली लगा दूं तो ये कुछ मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि ये चार्ज है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल मूवमेंट हो रही है ना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से ही, और आगे बताऊंगा मैग्नेटिक फोर्स, पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी सीखा हुआ है आपने, सीखा है कि नहीं सीखा? ये पंखा अगर घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के कारण घूम रहा है क्या? अंदर मैग्नेट भी है कि नहीं? तो वो फोर्स जनरेट करता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हो कि नहीं आप, है ना। तो चार्जेस इज मोशन जो रहते हैं वो कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी रहती है उनके सराउंडिंग। अल्टीमेटली जो मैकेनिकल एक्टिविटी होने वाली वो कैसी होगी वो बताऊंगा, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना। और आप ईसीजी पे देखते कौन सी एक्टिविटी हो? इलेक्ट्रिकल, इसलिए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है जो आप पीक्यूआरएसटी के फॉर्म में ईसीजी पे देखते हो। जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखाता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन इस एक्टिविटी से एक्चुअली मैकेनिकल एक्टिविटी होगी जिसे आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर मैकेनिकल एक्टिविटी, कॉज इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी तो मैकेनिकल होगी क्या? मतलब भैया सिंपल सी बात है, आयंस का नॉर्मल होना, इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉर्मल होना आपके दिल के धड़कने के लिए और नॉर्मली धड़कने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कार्डियक पता होनी चाहिए। स्पेशली दो आयन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे मायोकार्डियम के लिए, कैल्शियम है ही ना, वही तो प्लेटू कर रहा था, और एक होता है पोटेशियम। ये दो की एबनॉर्मेलिटी मेरे मायोकार्डियम को अनस्टेबल कर देगी। हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, इनके कॉन्सिक्वेंसेस समझने पड़ेंगे। बराबर, सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा निगेटिव मेरा मायोकार्डियम है, समझो -90 के नीचे निगेटिविटी है, इज इट इजी टू डिपोलराइज और हार्ड टू डिपोलराइज? मोर द निगेटिविटी, हार्ड टू डिपोलराइज, हार्ड टू कंडक्ट, हार्ड टू एक्साइट। When will it be possible that my myocardium will be more negative? More negative. Say your potassium is iron outside, hyperkalemia हो गया एग्जाम्पल। अब इसी से आपको कॉन्सेप्ट समझेंगे। पोटेशियम जरूरत से ज्यादा आपका बाहर एक्स्ट्रा, हाइपरकैलेमिया यानी ब्लड में ज्यादा ना, 5 मिली इक्विवेलेंट से मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा।
3.5 से 5 होता है ना नॉर्मल पोटेशियम, 5 से आगे चले गया मतलब हाइपर कैलेमिया हो गया। क्या हो गया? क्या मेरे पोटेशियम लीकी चैनल पोटेशियम को इजीली डिफ्यूज कर पाएंगे क्या? समझे? मेरे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे तो फर्क पड़ेगा ना। वैसे ही हाइपो हो गया तो, है ना, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये आयंस के नॉर्मल होने पे डिपेंड करता है। वैसे कैल्शियम, जरूरत से ज्यादा कैल्शियम हो गया तो कैल्शियम और अंदर जाएगा ना, तो प्लेटो या डिपोलराइजेशन या कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ना, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे ना, एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी। उल्टा कैल्शियम कम हो गया तो कम कैल्शियम अंदर जाएगा तो एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी, डिपोलराइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो मतलब आयंस का नॉर्मल होना मेरे मायोकार्डियम के नॉर्मल बिहेवियर के लिए जरूरी है। तो चलो हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी पैथोलॉजी देखते हैं। अभी ये हुई फिजियो पैथो बोले तो हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया, ये चीजें देखेंगे। सिंपल सी बात है, पोटेशियम अगर आउटसाइड ज्यादा है, बराबर, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है, पोटेशियम ज्यादा है, तो मेरे हार्ट की कंडक्टिविटी कम होने लगेगी, मेरे हार्ट की कंडक्टिविटी कम होने लगेगी। इसके उल्टा अगर पोटेशियम कम है, बिल्कुल उल्टा काम होगा ना, तो मेरे हार्ट की कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी, बराबर। तो अल्टीमेटली पोटेशियम आयंस में जब मैं हाइपर कैलेमिया बोलता हूं, हाइपर कैलेमिया बोलता हूं, तो ये मेरे हार्ट को फ्लैसिड फ्लैसिड कंडक्शन के लिए डिफिकल्ट, एक्साइट इजी ना होने वाला, ऐसा बनाने वाला आयन रहेगा। अगर बढ़ के आया तो जो पोटेशियम हाइपर कैलेमिया हार्ट को क्या करेगा? फ्लैसिड करेगा। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी होती है क्रोनिक अगर रहा तो फ्लैसिड करेगा, या एक्साइटेबिलिटी यानी एक्साइटेशन कम करेगा, यानी कंडक्शन कम करेगा। मतलब हाइपर कैलेमिया कैन कॉज ब्रैडी अरिथमिया, हार्ट रेट क्या कर सकता है? कम, मतलब हार्ट रेट कम करना मतलब किसी भी तरीके का ब्रैडी अरिथमिया कर सकता है, विच कैन बी सिंपली साइनस ब्रैडीकार्डिया, या सिंपली हार्ट ब्लॉक भी जा सकता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, है ना। तो किसी भी तरीके का ब्रैडी, अभी आपके ईसीजी हुए नहीं है तो मैं ज्यादा वर्ड्स नहीं यूज कर सकता हूँ, बस ये समझिए कि हार्ट फ्लैसिड होगा, डिफिकल्ट टू कंडक्ट रहेगा, तो दिल की धड़कनें कम होगी, और ईसीजी में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, वो भी देखेंगे क्या चेंजेस रहेंगे। किससे? हाइपरकैलेमिया से। हाइपोकैलेमिया अगर हुआ, क्या हुआ? हाइपोकैलेमिया। तो ये इसके बिल्कुल उल्टा, हाइपोकैलेमिया बिल्कुल इसके उल्टा काम करेगा। क्या करेगा भैया? कंडक्शन बढ़ा देगा, एक्साइटेबिलिटी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी करेगा ना, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा कंडक्शन करने लगेगा। इसी कारण से इसमें टैकी अरिथमियाज हो सकते हैं, है ना, किसी भी तरीके के टैकी अरिथमिया यानी दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले अरिथमियाज हो सकते हैं। इवन लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज लाइक वीटी, वीएफ, ये भी ये कर सकता है। अगर पोटेशियम क्रिटिकली लो है तो जान पे भी बात बन के आ सकती है। तो ये तो इनका प्रेजेंटेशन हुआ ना। कैल्शियम का एग्जैक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है मायोकार्डियम से, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। ज्यादा कैल्शियम ज्यादा एक्साइटेशन, कम कैल्शियम कम एक्साइटेशन। तो इससे अपोजिट बात हो गई, देख लो, ज्यादा कैल्शियम इज इक्विवेलेंट टू कम पोटेशियम ना, काम तो वही हो रहा है, लेकिन कैल्शियम क्या हो गया यहाँ? ज्यादा। मतलब हाइपर कैल्सेमिया विल हैव सिमिलर कॉन्सिक्वेंस एज हाइपोकैलेमिया, वेयर एज यहाँ पर कैल्शियम का कम इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इक्विवेलेंट बोले तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर, मतलब कंडक्शन कम होगा, कैल्शियम कम कंडक्शन कम, समझे। सो हाइपोकैल्सियम में जो हो रहा है वो हाइपरकैलेमिया में हो सकता है, ब्रैडी अरिथमियाज हो सकते हैं। हाइपरकैल्सियमिया में जो हो रहा है वो हाइपोकैलेमिया में हो सकता है, टैकी अरिथमियाज हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अरिथमिया, हार्ट का कंडक्शन, कार्डियोमायोपैथीज,
इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस से हो सकते हैं, और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर योर मायोकार्डियम आर कैल्शियम एंड पोटेशियम, रिमेंबर दिस। तो उसे हमें टाइम पे मैनेज करना पड़ेगा। ये सब हम मैनेजमेंट देखने वाले हैं जब मैं रेनल में जाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के रीजन मोस्टली रेनल होते हैं। डायूरेटिक इंड्यूस्ड एक्सक्रिएशन ज्यादा होने के कारण ये कॉमन होते हैं, तो उसमें तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे बात करने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ रिलेटेड टू मायोकार्डियम है, तो उसकी पैथोलॉजी को समझना है आपको, समझे। करेक्शन पार्ट सब्सिक्वेंटली जब इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड चैप्टर आएंगे तो उसमें होगा ना, समझे, क्योंकि तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा, क्योंकि तब आप ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह सब सीखे रहते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ज्यादा सीखे रहते हो, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। अब ये चैप्टर है मायोकार्डियम से रिलेटेड, तो बस उस इलेक्ट्रोलाइट के मायोकार्डियम पे क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, ये इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको पता अभी होना चाहिए, समझे। मैनेजमेंट पार्ट पे हम जाने वाले, डोंट वरी। ये समझे। अब ईसीजी चेंजेस देखते हैं। ईसीजी चेंजेस स्पेशली हाइपो या हाइपर कैलेमिया में क्या आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हाइपर कैलेमिया में क्या ईसीजी चेंजेस आएंगे। तो हाइपर कैलेमिया में, अब आपको ये तो पता ही है ना, 11 12 का पीक्यूआरएसटी तो जानते हो, भले ईसीजी जानते नहीं हो, चलो चलेगा, लेकिन करना सब है आपको अब। तो पहले हम देखते हैं आपके हाइपर कैलेमिया के यानी पोटेशियम के बढ़ने के कारण क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होगा, और सबसे कॉमन अर्ली कॉन्सिक्वेंस जो ईसीजी पे दिखेगा, वो टॉल एंड टेंटेड टी वेव दिखेंगे। ये नॉर्मल हो गया था। नाउ आई एम ड्राइंग व्हाट, टॉल एंड टेंटेड टी वेव। टॉल टेंटेड टी वेव 3 mm या उससे टॉल होती है ईसीजी पे, आपको देखते ही समझ में आती है बिल्कुल। देखो ये इस तरीके से ब्लंट है ना, छोटी जो नॉर्मल है वो डोम शेप्ड है ना, ये देखो मंदिर की घंटी वाली है ना, टेंट हो गई है ना, टेंटेड। टॉल एंड टेंटेड टीवी है ना, ये पहला चेंज रहेगा। और बात आगे बढ़ी तो और क्या चेंज आ सकता है, चलो देखते हैं। तो ये जो पी वेव है ये फ्लैटेंड होने लग जाएगी, पी वेव की फ्लैटनिंग। इसी के साथ दूसरा भी चेंज लिख देता हूं, यहीं पे एक ही इसमें दिखा देता हूं। पी वेव की फ्लैटनिंग और पीआर का प्रोलॉन्गेशन, पी वेव की फ्लैटनिंग और पीआर का प्रोलॉन्गेशन, ये होने लग जाएगा। और ये हुआ। अब नेक्स्ट चेंज मैंने ड्रॉ किया, अरे यार नाटक। ये टेंटेड था। Now this is what flattening of P wave, flattening of P wave and prolongation of PR interval. ये PR interval जो है ये prolong हो गया और P wave flattened हो गई, ये चेंज आएंगे। माने P से रिलेटेड याद रख सकते हो, P की फ्लैटनिंग, PR का प्रोलॉन्गेशन। नेक्स्ट चेंज जो आएगा वो आएगा ये जो QR है, ये P फ्लैटन हो गई, समझ लो दिस इज P फ्लैटन है ना, PR प्रोलॉन्गेशन। ये QR जो है ये ब्रॉड होने लग जाएगी, क्या होने लग जाएगी, ब्रॉड होने लग जाएगी। ब्रॉड होने के कारण ये ST इस तरीके से, अब ये टेंटेड थी ना, ये टेंटेड इस तरीके से, टेंटेड ही ये टेंटेड थी ना, ये इस तरीके से टेंटेड टिकते रहेगी और थोड़ी सी ये भी वाइडनिंग होने लग जाएगी। सो नाउ P विल बी ऑलमोस्ट फ्लैट हो रही है, स्ट्रेट लाइन के जैसा बन रहा है यहाँ पर। तो PR तो प्रोलॉन्ग थी, अब QR जो हो गई वो क्या हो गई, ब्रॉड होने लग गई। P भी जो टेंटेड थी वो भी और ब्रॉड होने लग गई, इसे कहते हैं साइन वेव, है ना। तो QR का ब्रॉडनिंग यहीं से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ब्रॉड हो चुकी है यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड साइन, साइन के जैसी दिखती है ना ऐसी, दिस कॉल्ड एज साइन वेव। साइन वेव बहुत सीवियर हाइपर कैलेमिया का प्रेजेंटेशन रहेगा ईसीजी पे। बहुत सीवियर हाइपर कैलेमिया मतलब अगर 7 या 7 के ऊपर पोटेशियम जाने लग गया तो इस तरीके के फैटल चेंजेस आ सकते हैं, दिस इज सीवियर हाइपर कैलेमिया। तो इस तरीके से ये ईसीजी चेंजेस हाइपर कैलेमिया से रिलेटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू सी चेंजेस रिलेटेड टू हाइपो कैलेमिया। चलो देखते हैं। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम अब कम हो रहा है ना, पोटेशियम कम हुआ
तो एसटीटी चेंजेस आने लग जाएंगे, नॉन स्पेसिफिक एसटीटी, यानी एसटी डिप्रेशन होगा और टी इन्वर्शन हो सकता है। इन दो में से एक चीज भी हो सकती है या दोनों। देखो ये दिस इज व्हाट योर नॉर्मल लाइन जो रहती है, इस लाइन से ये एसटी सेगमेंट नीचे चली गया, कहा चले गया नीचे, और टी ऊपर चाहिए तो टी इन्वर्ट हो गया। दिख रहा है, जो आपका बेस लाइन होता है, दिस इज बेस लाइन आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, वहां पर ये एसटी सेगमेंट चाहिए तो उससे नीचे शिफ्ट हो गया, एसटी डिप्रेशन और टी इन्वर्शन कहते हैं। इस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं ईसीजी में जब आप कॉम्प्लेक्सेस देखते हो तो। किसमें? हाइपोकैलेमिया। प्लस एक एडिशनल वेव दैट इज कॉल्ड एज यू वेव का भी प्रेजेंस हो सकता है, दिस कॉल्ड एज यू वेव। क्या कहते हैं इसे? यू वेव। एडिशनली, दिस इज नॉट टी, दिस इज नॉट टी, इवन इफ टी इज टी इज नॉर्मली डोम शेप पॉजिटिव, नॉट इन्वर्टेड, तब भी एडिशनल अगर वेव दिख जाए तो भी वो हाइपोकैलेमिया के कारण, दिस कॉल्ड यू वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? यू वेव कहते हैं, जो नॉर्मली ईसीजी पे दिखता नहीं है। ये भी कुछ लोगों में प्रेजेंस आ सकता है। और रिदम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया, रिदम या रेट पॉइंट ऑफ व्यू, एसटी सेगमेंट जो होता है, एसटी सेगमेंट वो अपनी जगह से नीचे चले जाएगा, डिप्रेशन। टी जो अपराइट रहनी चाहिए वो इन्वर्ट हो जाएगी, बराबर है। इन दो में से एक या दोनों चेंज, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। सेकंड, एक एडिशनल वेव भी आ सकती है, दैट इज व्हाट यू वेव। एडिशनल पॉजिटिव वेव आ गई ना टी के अलावा, जो कि रहती नहीं है, ये भी पॉजिटिव चेंज पॉसिबल है। और रिदम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया, रेट या रिदम पॉइंट ऑफ व्यू, हाइपोकैलेमिया विल कॉज टैकीअरिथमिया, राइट फ्रॉम साइनस टैकीकार्डिया टू एसवीटी। जिनका ईसीजी हुआ है थोड़ा उनको टर्म समझेंगी, होने का है तो आपको आगे करना ही है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया टू वीटी एंड वीएफ, जो जानलेवा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इस तरीके की रिदम रहती है, जानलेवा रिदम, वहां तक बात जा सकती है। किसी भी तरीके का टैकीअरिथमियाज हो सकता है, बराबर। हाइपोकैलेमिया से, हाइपर से ब्रैडीअरिथमिया, कंडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, मायोकार्डियम विल नॉट फाइंड इट इजी टू गेट एक्साइटेड, बराबर। तो इट कैन कॉज ब्रैडीअरिथमिया, राइट फ्रॉम साइनस ब्रैडीकार्डिया टू हार्ट ब्लॉक, बराबर। कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी तरीके का ब्रैडीअरिथमिया, यानी दिल की धड़कनें कम होते जाना, बराबर। तो अब वो अरिथमिया इज पार्ट ऑफ ईसीजी, जब तक वो नहीं होता तब तक ये टर्म समझने वाली आपको नहीं है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपके मायोकार्डियम के ऊपर इफेक्ट करते हैं और इससे अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाइपो या हाइपर कैल्सियमिया बिल्कुल उल्टा काम करते हैं ना पोटेशियम के, वो समझ ही पाओगे। और हाइपोकैल्सिमिया, हाइपर कैल्सिमिया, इसमें आप बोलोगे सर ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स में देखेंगे, लेकिन इसका मैं, क्योंकि पोटेशियम से रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन ज्यादा रहने वाले हैं, स्पेशली हाइपर कैलेमिया का मैनेजमेंट जो रहेगा उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है आपको समझने के लिए, तो इसलिए वो रेनल सिस्टम में आपका कवर होगा। चलो कैल्शियम से रिलेटेड शॉर्ट है इसलिए बता सकता हूँ, कैल्शियम कम है तो क्या करोगे? कैल्शियम देंगे, सामान्य विशेष सिद्धांत, सर्वदा सर्व भावांना सामान्य वृद्धि कारना मन बहिणींना। तो बोलने का मतलब है जो कम है वो दो, बराबर। तो अल्टीमेटली कैल्शियम कम है तो कैल्शियम ठोकेंगे, ज्यादा है तो रास हेतु विशेष, है ना, मतलब क्या करेंगे ज्यादा है तो? कैल्शियम बाइंडिंग रेजिन्स आते हैं, कैल्शियम को जो बाइंड करते हैं, ओरली भी दिए जा सकते हैं। डायूरेटिक्स में फ्यूरोजेमाइड जैसा डायूरेटिक होता है जो कैल्शियम को बाहर निकाल सकता है, तो डायूरेटिक्स हम आईवी फ्लूइड में लगा के दे सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे कैल्शियम को कम करना है ना, वो फिर ब्लड से करना है तो एक्सक्रिएट करवा के करूंगा, जीआई से करवाना है तो रेजिन्स दूंगा जो कैल्शियम को बाइंड करेंगे और फीकल मैटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जो एब्सॉर्ब ही नहीं होने देंगे इंटेस्टाइन से वो। और जो ब्लड में है, मतलब मुझे एक्सक्रिएट कराना है तो मैं डायूरेटिक ठोकूंगा, कौन से? जो कैल्शियम वेस्टर है, जो कैल्शियम को वेस्ट कराते हैं, है ना, फ्यूरोजेमाइड, जो ब्लड के कैल्शियम को कम करा सकता है, ऐसा डायूरेटिक दिया जाता है विद आईवी फ्लूइड ना। और बिना आईवी फ्लूइड के दोगे तो डिहाइड्रेट करके रख दोगे, है ना। पानी नहीं कम करना है तुमको, तुमको कैल्शियम कम करना है, डायूरेटिक तो पानी भी कम करेगा, तो पानी के साथ ठोको ना, तो भैया कैल्शियम बाहर निकला तो साथ में डिहाइड्रेट तो नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट तो मेजर करते रहने पड़ेंगे ना हमें। तो ये तो शॉर्ट ट्रीटमेंट जो इजी है,
पोटेशियम से रिलेटेड, भले हाइपोकैलेमिया का ठीक है, अगेन सामान्य विशेष कर सकते हो। हाइपोकैलेमिया में KCl पोटेशियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा ना, जैसे 10 ml का एम्पूल आता है, 1 ml में 2 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है, 1 ml में माने 10 ml में 20 मिली इक्विवेलेंट, है ना। एक टाइम पे 40 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा दिया, पोटेशियम रैपिडली दिया जाता, तुरंत करेक्शन करने जाओगे उसको ब्रेडियरिथमिया में डाल दोगे, तो अल्टीमेटली स्लो इन्फ्यूजन से ही दिया जाता है, आईवी इन्फ्यूजन से ही करेक्ट किया जाता है। तो पोटेशियम तो रिप्लेस करेंगे, उसका कैलकुलेशन है, उसके भी फॉर्मूलेज है जो आपको आगे आएंगे। हाइपरकैलेमिया कम करने के लिए आपको मैं इसलिए कहा कि जब एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाएंगे रेनल में, तब आपको प्रिंसिपल समझने में, क्योंकि डायलिसिस तक भी बात जाती है, तो आपको वो समझने के लिए हमें रेनल में जाना, एसिडोसिस करेक्शन, डायलिसिस, ये सब करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो तब देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन वन बाय वन क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल, समझे। तो अब पहले आप समझो कि क्या इफेक्ट हो सकता है मायोकार्डियम पे, ये समझे कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है मायोकार्डियम के लिए, क्लियर है। पोटेशियम इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल के बारे में आपको पता चला। और जो ईसीजी पे हम वेवफॉर्म्स देखते हैं, those are nothing but these electrical changes which are graphically represented, है ना, which will cause this mechanical action of needle stylet which will draw on that paper ना। ईसीजी की नीडल बोले तो पेन पकड़ लो, है ना, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विल कॉज सम डिफ्लेक्शन ऑफ दिस नीडल ना, एंड दिस डिफ्लेक्शन विल बी ड्रॉन ऑन पेपर। सो इट इज एक्चुअली जो पैटर्न आप देख रहे हो दैट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट which is what represented on graphical paper ना। सिंपल सा होता है वो फंडा, कुछ है नहीं उसमें, है ना। तो जब ईसीजी में मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं बहुत आसान करता हूँ उन चीजों को, क्योंकि आपका हुआ नहीं रहता है या जिनका हुआ भी रहता है सब हो जाता है, फिर भी वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी फिजियोलॉजी काही आपल्या डोक्यात बसत नाही, कारण यूजी म्हटलं तर आपली गंमत गंमत, यूजी बोले तो अपन पढ़तेच क्या मॉडर्न के नाम पे, या आपको पढ़ाने वाले क्या पढ़ाते हैं, कुछ तो भी कुछ लोग होते हैं मार्केट में जिनको ना आप जज कर सकते हो जब तक आप उस फील्ड में आगे ना चले जाओ, और तब तक देर हो गई रहती है, तोपर्यंत गुरु और मैं शुरू एवढंच राहते ना। वो इस कारण से बहुत गड़बड़े है, वो आगे आपको पता चलेगी। लेकिन उन गड़बड़ों से नुकसान क्या होता है, आपके प्रीशियस ईयर चले जाते हैं, उसमें आपकी गलती नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आप तो सीखना चाहते थे तो आपको किसी के पास तो जाना था, फिर किसी सीनियर ने, किसी टीचर ने, कोई एनवायरमेंट में जो पता चला, चलो भैया, तो उसमें क्या गलती है आपकी, आपकी गलती नहीं है। प्रॉब्लम है कि इसे बिजनेस बना गया, और बिजनेस बनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप जो चीज आती नहीं है वो भी बेचने निकल जाओ जस्ट बिकॉज ऑफ आगे वाले ना समझ है, तो आप खुद का फायदा कराने के चक्कर में किसी के भविष्य से, तो अपने कॉन्सायंस को किसी कुछ लोगों ने पूछना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी के भविष्य से नहीं खेल सकते। आपको मॉडर्न मेडिसिन सीखना बोलते तो बहुत बड़ा समुंदर है, हमेशा बोलता हूँ, इसमें उतरने के बाद तैरना तक पॉसिबल नहीं होने वाला, इतने आप डीप में चले जाते हो, मतलब इतना आप ये रह जाते हो, सुपरफिशियल नॉलेज रह जाता है आपका। बाय द टाइम ऑफ इंटर्नशिप छोड़ो, बाय द टाइम ऑफ पीजी पूरा कंप्लीट करने के बाद में सीधा गड्ढा ही दिखता है आगे, बाकी कुछ नहीं, अंधेरा। फिर बाद में कुछ तो भी शॉर्टकट मारना है, जो सीखा है उसी पे कुछ करना है, कुछ सुडोगिरी करनी है, कुछ क्लेम करने हैं, है ना, माझी ओपीडी वर्धेला, माझी ओपीडी उमरेडला, ये धंधे करने हैं, बराबर। पेपर वालों को खरीदना है, उसमें आर्टिकल डालने हैं, छोटे छोटे बच्चों को फॉलोअर बनाना है, अंदर खींचना है, फ्री के पीआरओ